वेलकम टू द लीगल चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉस्पेक्टस। जब भी कंपनी ने अपने शेयर इशू करने होते हैं तो सबसे पहले कंपनी अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। जो आउटसाइडर्स हैं वो सबसे पहले कंपनी के प्रॉस्पेक्टस को देखते हैं, उसके बाद फिर वो कंपनी के साथ डील करते हैं, कंपनी के शेयर्स ख़रीदते हैं। अगर कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज़ पब्लिक को ऑफ़र करनी है तो सबसे पहले वो अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। उसके बाद फिर जो पब्लिक है वो उस प्रॉस्पेक्टस को देखते हैं, फिर कंपनी के साथ डील करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता है उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसका अप्रूवल कैसे लेना होता है, उसको पब्लिक कैसे करना होता है। अगर जो प्रॉस्पेक्टस है उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसमें क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होगी, सिविल लाइबिलिटी क्या होगी। जो प्रॉस्पेक्टस इशू करना है उसमें कंटेंट्स क्या होंगे, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। नंबर 1 पे हम देखते हैं ऑफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़। एक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ पब्लिक को ऑफ़र करना चाहती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले वो अपना प्रॉस्पेक्टस कमीशन को सबमिट करवाए अप्रूवल के लिए, और जब तक कमीशन उसको अप्रूव ना कर दे कंपनी अपने सिक्योरिटीज़ पब्लिक को ऑफ़र नहीं कर सकती। यानी एक कंपनी चाहती है कि वो अपनी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो पब्लिक को ऑफ़र करे, तो इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले वो अपना प्रॉस्पेक्टस जो है वो कमीशन को सबमिट करवाए, ताकि कमीशन जो है वो उसको अप्रूव करे। अप्रूव करने के बाद फिर वो जो कंपनी है अपनी सिक्योरिटीज़ जो हैं वो पब्लिक को ऑफ़र कर सकती है। यानी अगर उसने अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफ़र करने हैं तो फिर बाद में करेगी, लेकिन सबसे पहले कमीशन से अप्रूवल चाहिए। उसके बाद है A prospectus approved by the commission shall be valid for a period of 60 days from the date of such approval। जब कमीशन ने प्रॉस्पेक्टस को अप्रूव किया उस दिन से लेकर 60 दिन के अंदर कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है। 60 दिन के अंदर कंपनी ने अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करना है तो ये उसके लिए ज़रूरी है, 60 डेज़ का टाइम है। नंबर 3 पे आ जाता है कि प्रोवाइडेड दैट द टाइम पीरियड ऑफ 60 डेज़ प्रोवाइडेड फॉर अप्रूवल ऑफ प्रॉस्पेक्टस में बी एक्सटेंडेड बाय द कमीशन बाय रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अगर कंपनी 60 दिन के अंदर प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती तो कमीशन टाइम को एक्सटेंड कर सकता है। जो रीज़न होगी वो रिटन में रिकॉर्ड की जाएगी। यानी कंपनी के पास 60 दिन का टाइम था, कंपनी 60 दिन के अंदर अपना प्रॉस्पेक्टस जो है वो इशू नहीं कर सकती, तो कंपनी जो है वो कमीशन जो है उसको रिटन में अपनी रीज़न देगी कि ये रीज़न है, इस वजह से हम इशू नहीं कर सकते, लिहाजा हमारा जो टाइम है वो एक्सटेंड किया जाए। उसके बाद है द कमीशन शैल नॉट बी लायबल टू एनी एक्शन इन डैमेज सफर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एनी प्रॉस्पेक्टस अप्रूव्ड बाय द कमीशन। अब जो कमीशन है उसने प्रॉस्पेक्टस इशू किया, हो सकता है उस इशू प्रॉस्पेक्टस जो है वो इशू करने से कमीशन जो है उसने प्रॉस्पेक्टस को अप्रूव किया। अब बाद में क्या हुआ कि एक आउटसाइडर था, उसको उस प्रॉस्पेक्टस से नुकसान हो जाता है, कोई डैमेज हो जाता है, तो जो कमीशन है वो ऐसे किसी नुकसान के लिए जवाबदेह नहीं होगा। नंबर 2 पे आ जाता है पब्लिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस। अब प्रॉस्पेक्टस जो है वो अप्रूव हो गया है कमीशन से, लेकिन उसको पब्लिक कैसे करना है, उसको पब्लिकेशन उसकी कैसे होगी। तो नंबर 1 जो पॉइंट है वो है नो कंपनी और पर्सन शैल इशू अ प्रॉस्पेक्टस अनलेस इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कमीशन एंड सच अप्रूवल में बी विद सम नेसेसरी कंडीशंस एज द कमीशन डीम फिट। सबसे पहले जो जिस तरह हमने पढ़ा था कि जो अप्रूवल है वो कमीशन देगा। प्रॉस्पेक्टस सबसे पहले क्या करना है, कमीशन को आपने सबमिट करवाना है, कमीशन उस के ऊपर अप्रूवल देगा, उसके बाद फिर आप उसको पब्लिक कर सकते हैं। लेकिन कमीशन अगर उसके साथ कुछ नेसेसरी कंडीशन लगा के उसको अप्रूव करता है तो वो भी आपके लिए ज़रूरी है, आपने उनको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है The issuer shall submit a copy to the commission for approval not less than 21 days before the date of publication of the prospectus। और जब आपने कमीशन को अपनी कॉपी सबमिट करवानी है प्रॉस्पेक्टस की कि हम कमीशन से अप्रूवल ले लें, तो 21 दिन पहले आपने कमीशन को वो सबमिट करवानी है। मिसाल के तौर पर आपने अपना प्रॉस्पेक्टस जो इशू करने की डेट रखी थी वो थी 31 मार्च। आप कंपनी कहती है कि मैंने 31 मार्च को अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करना है, तो 21 दिन पहले आपने जो कमीशन 21 दिन पहले आपने कमीशन को ये सबमिट करवानी है इसकी कॉपी, तो वो बनती है 10 मार्च। यानी अगर आपने 31 मार्च को अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करना है तो 10 मार्च को आपने अपना जो प्रॉस्पेक्टस की कॉपी है वो कमीशन को देनी है ताकि वो अप्रूवल दे सके, लेकिन 21 दिन पहले देना ज़रूरी है। इट शैल बी पब्लिश एट लीस्ट इन 1 उर्दू एंड 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर। एक उर्दू अखबार और जो एक इंग्लिश है उसमें इसको लाजमी पब्लिश किया जाएगा। इट शैल मेक अवेलेबल सफिशिएंट नंबर ऑफ़ कॉपीज़ ऑफ द प्रॉस्पेक्टस अप्रूव्ड बाय द कमीशन। और ये ज़रूरी है कि कंपनी
कंपनी के पास सफिशेंट नंबर ऑफ़ कापीज़ होनी चाहिए। ये ना हो कि 100 बंदा जो है वो कापी लेके बाद में कंपनी के कि हमारे पास कापीज़ फ़िलहाल नहीं है तो बाद में आइएगा, यानी सफिशेंट कापीज़ जो हैं ये कंपनी की मैनेजमेंट जो है उसको करना चाहिए। नंबर नेक्स्ट है द प्रोस्पेक्टस शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द इशूअर एज वेल। इशूअर यहाँ कंपनी को कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो प्रोस्पेक्टस कंपनी ने देना है वो कंपनी की वेबसाइट पे भी अपलोड होना चाहिए। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर डिफेक्टिव प्रोस्पेक्टस। अब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, उसके बाद क्या हुआ कि प्रोस्पेक्टस में कोई डिफेक्ट निकल आया, तो उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होगी, उसके ऊपर कोई सज़ा जज़ा भी होगी कि नहीं। नंबर 1 पे है A person commits an offence that makes an incorrect or misleading statement in a prospectus। अब एक आदमी जो है वो एक ऑफेंस करता है, क्या ऑफेंस करता है कि प्रोस्पेक्टस में कोई इनकरेक्ट जो मटेरियल है वो डाल देता है या कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट उसमें इंक्लूड कर देता है प्रोस्पेक्टस में, और omits any information from the prospectus which needs to be included in the prospectus, या कोई ऐसी चीज़ प्रोस्पेक्टस में से ओमिट कर देता है जिसका प्रोस्पेक्टस के अंदर होना ज़रूरी था। मिसाल के तौर पर प्रोस्पेक्टस में होना ये ज़रूरी था कि जो कंपनी का शेयर कैपिटल है वो लाजमी आपने मेंशन करना है, तो प्रोस्पेक्टस में जो उसके ऑफिसर्स हैं या कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस के अंदर शेयर कैपिटल मेंशन नहीं करती, तो अब ये एक नेसेसरी चीज़ थी जो इन्होंने ओमिट कर दिया है, तो इस वजह से कंपनी के ऊपर जो है क्रिमिनल लाइबिलिटी इंपोज होगी। अब क्या क्रिमिनल लाइबिलिटी इंपोज होगी, नंबर नेक्स्ट है एनी पर्सन हु कमिट्स एन ऑफेंस शैल बी लाइबल टू इम्प्रिजमेंट ऑफ इधर नहीं है, इधर है डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर। अब 3 साल तक उसको जो है वो सज़ा हो सकती है, और विद फाइन भी हो सकता है नॉट एक्सीडिंग 100 मिलियन रुपीज़ अनलेस ही प्रूव्स दैट इधर द स्टेटमेंट वाज इमैटेरियल। जब तक वो ख़ुद को ये साबित नहीं करेगा कि जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो गलत है, बात ऐसे नहीं है, अगर वो ख़ुद को सच्चा साबित कर सकता है तो फिर ये लाइबिलिटी इंपोज नहीं होगी। अगर वो इसमें मुलव्वस पाया जाता है तो फिर उसको 3 साल तक सज़ा, फ़ाइन जो है वो 100 मिलियन तक हो सकता है। नंबर 4 पे आ गया सिविल लाइबिलिटी। अब क्रिमिनल लाइबिलिटी तो आ गई जिसमें सज़ा वगैरह का काम आ गया, अब सिविल लाइबिलिटी क्या चीज़ है, कंपनसेशन फॉर मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस। अब आपने प्रोस्पेक्टस में वो तमाम ऑफेंस किए हैं, मिसलीड किया है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, कोई चीज़ ओमिट कर दी है, तो उसके बाद जो सिविल लाइबिलिटी है वो क्या होगी। अब इसमें है एवरी इशूअर डायरेक्टर और एनी पर्सन हु हैज़ साइंड द प्रोस्पेक्टस शैल बी लाइबल टू पे कंपनसेशन टू एनी पर्सन हु एक्वायर्स एनी ऑफ द सिक्योरिटीज़। अब एक आदमी था आउटसाइडर, उसने कंपनी के साथ डील किया, कंपनी के शेयर्स खरीदे, अब बाद में उसको नुकसान हो जाता है क्योंकि उसमें मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स वगैरह थी, उसने वो पढ़ के तो कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो गलत है, तो आउटसाइडर को नुकसान हो गया, तो अब उसका हर्जाना कौन भरेगा, तो जो कंपनी है फिर वो उसके लिए भी लाइबल होगी कि उस बंदे को कंपनसेट करे। इसको कहते हैं सिविल लाइबिलिटी, यानी किसी का नुकसान हो गया तो आपने उसका जो नुकसान है उसका दावा करना है। नंबर 5 पे आ गया कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी जो प्रोस्पेक्टस आप जिसकी अब तक हम बात कर रहे थे उस प्रोस्पेक्टस में क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। इसमें है नंबर 1 जो है द मैटर्स टू बी स्पेसिफाइड इन द एब्रिज्ड शॉर्टेंड प्रोस्पेक्टस एंड द रिपोर्ट्स मस्ट बी सेम एज प्रोवाइडेड इन द फुल प्रोस्पेक्टस। अब यहाँ पे एक आ गया है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस और एक होता है फुल प्रोस्पेक्टस। एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस का मतलब है कि शॉर्ट प्रोस्पेक्टस। फुल प्रोस्पेक्टस तो हो सकता है कि उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, उसमें ये है ना कि जो फुल प्रोस्पेक्टस है वो ज़्यादा लेंथ हो सकता है, हर जगह यूज़ ना करे, तो फिर जो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस शॉर्ट फॉर्म में होता है, जबकि फुल प्रोस्पेक्टस में तो कंपनी के तमाम जो बातें वगैरह लीगल मटेरियल है वो तमाम होगा, लेकिन अपनी सहूलत के लिए जो कंपनी है वो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस बना सकती है। लेकिन एक चीज़ मस्ट है कि जब भी आपने प्रोस्पेक्टस लिखना है तो इसके साथ एब्रिज्ड लाजमी लिखा जाएगा, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टस की शॉर्ट फॉर्म है, फुल प्रोस्पेक्टस अलग है। नंबर नेक्स्ट है द वर्ड अब्रिज्ड मस्ट बी रिटन विद द वर्ड प्रोस्पेक्टस। वही बात आ गई कि जब भी यहाँ पे वर्ड प्रोस्पेक्टस लिखा जाएगा तो उसके साथ अब्रिज्ड लाजमी आएगा कि ये जो प्रोस्पेक्टस है ये फुल प्रोस्पेक्टस की शॉर्ट फॉर्म है। पता चलना चाहिए कि ये एक अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस है, ना कि फुल प्रोस्पेक्टस है। वेबसाइट एड्रेसेस फ्राम वेयर द कंप्लीट प्रोस्पेक्टस अलॉन्ग विद एक्सपर्ट्स रिपोर्ट्स एंड सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन फॉर्म कैन बी डाउनलोड। अब जो वेबसाइट है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, एक कंप्लीट प्रोस्पेक्टस जो है वो भी उनकी वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट के ऊपर कंप्लीट प्रोस्पेक्टस पड़ा होना चाहिए, उसके ऊपर एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स होनी चाहिए। उसके बाद जो सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करने का एक जो फॉर्म होता है वो भी कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड हो जाना चाहिए। जिस तरह हमने अगर किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना हो एडमिशन वगैरह के लिए तो उनकी वेबसाइट पर प्रोस्पेक्टस भी अवेलेबल होता है, उसके बाद उनके एडमिशन फॉर्म वगैरह अवेलेबल होते हैं जो कि हम उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो यही कहते हैं कि
कि अगर एक बंदे ने कंपनी की सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करना है तो एक जो सब्सक्रिप्शन फॉर्म होता है वो कंपनी की वेबसाइट पे मौजूद होना चाहिए जो डाउनलोड हो सके। एडवाइसेस फॉर इन्वेस्टर्स रिलेटिंग टू रीडिंग ऑफ रिस्क फैक्टर्स एंड प्रोहिबिशन ऑफ मेकिंग फॉल्स एप्लीकेशन। अब उसके ऊपर वो कहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कंपनी के साथ डील करना है उनके लिए कुछ रीडिंग मटेरियल पड़ा होना चाहिए जिनमें रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात होनी चाहिए कि अगर आप कंपनी के साथ इस मैटर में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये रिस्क हो सकता है, ये इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए। एंड प्रोहिबिशन ऑफ मेकिंग फॉल्स एप्लीकेशन, और गलत एप्लीकेशन जो है कोई इन्वेस्टर जो है वो ना बना दे, इसके बारे में तमाम हदायत होनी चाहिए। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल बिजनेस, कंपनी किस डेट को इनकॉर्पोरेट हुई वो डेट भी आपने उसमें मेंशन करनी है। एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल बिजनेस, और आपका जो कंपनी का क्या कंपनी कौन सा बिज़नेस कर रही है वो उस बिज़नेस के बारे में भी आपने डिटेल लिखनी है। द अब्रीज्ड प्रॉस्पेक्टस मस्ट बी साइंड इन सच फॉर्म एंड मैनर एज द फुल प्रॉस्पेक्टस, और अब्रीज्ड प्रॉस्पेक्टस को भी ऐसे ही उस मैनर में और ऐसे ही साइन किया जाएगा जैसे कि ये एक फुल प्रॉस्पेक्टस है, उतनी ही उसको भी अहमियत दी जाएगी। और इसके अलावा कंपनी ऑलरेडी जिन कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो चुकी है उनके बारे में भी आपने बताना है। कंपनी का शेयर कैपिटल भी मेंशन करना ज़रूरी है। डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, लीगल एडवाइज़र वगैरह की डिटेल्स भी देनी ज़रूरी हैं। और इसमें सिर्फ एक वर्ड जो था ये अब्रिज्ड है, इसके बारे में मैं फिर बता देता हूँ। अब्रिज्ड जो प्रॉस्पेक्टस है ये शॉर्ट फॉर्म होती है, अपनी कंपनी ईजीनेस के लिए इसको यूज़ कर सकती है। हो सकता है फुल प्रॉस्पेक्टस ज़्यादा लेंथी हो और हर बार उसको इशू करने में दिक्कत महसूस हो रही है तो आप अब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकते हैं, लेकिन अब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस की भी उतनी अहमियत होगी जितनी फुल प्रॉस्पेक्टस की अहमियत है।